जैसा कि हम सब जानते हैं, कल इवनिंग से शोपियान में जो ऑपरेशन शुरू हुआ था, एक एसपीसी मिला था शोपियान पुलिस को। आर्मी सीआरपी पुलिस ने कॉर्डन डाला, उसमें ऑपरेशन चला। हम लोग बहुत जितने भी एसओपी थे उसको फॉलो किए। इमाम को अंदर भेजे, उसके रिलेटिव को, पेरेंट्स को, भाई के भेजे। किसी का बात नहीं माना, सेंटर नहीं किया। फिर हम लोग मस्जिद शरीफ का बहुत इज्जत करते हुए उसमें सिर्फ टीयर स्मोक सेल डाले। अब बीच बीच में विंडो से कभी फायर किए। किसी भी आईडी का यूज नहीं किया गया, किसी भी एक्सप्लोसिव का यूज नहीं किया गया, रॉकेट लॉन्चर का यूज नहीं किया, आग नहीं लगने दी हम लोग। मस्जिद शरीफ बिल्कुल सही है, अभी उसकी सफाई हो रही है। 5 के 5 टेररिस्ट मारे गए, लोकल हैं। उसमें 2 HM का है, 1 LET का है, 2 AGH का है। और उसी टाइम में हम लोग को खबर मिला था कि आप मीडिया लोग भी एक बताए थे सोशल मीडिया पर कि जो इम्तियाज़ जो है AGH के चीफ वहाँ से फंसा हुआ है। फर्दर हम लोग उसको डेवलप किए तो पता चला कि इनिशियल कॉर्डन लगते लगते ग्रेनेड थ्रो करके 2 टेररिस्ट भागा है वहाँ से। फिर जिस घर का इंफॉर्मेशन था उसको भी हम लोग पूछताछ किए। फिर उसके बाद हम लोग फर्दर इंड को डेवलप किए और खबर मिला कि नेबुक त्राल में एक ओपन ऑर्चर्ड में हाइड आउट है, वहाँ फंसे हैं। फिर वहाँ पर आर्मी और पुलिस सीआरपी जाके कॉर्डन डाली और इनकाउंटर हुआ जहाँ पर कि 2 टेररिस्ट मारे गए। साथ के साथों टेररिस्ट के हाथ में AK-47 था, 2 पिस्टल एक्स्ट्रा था। इनके खिलाफ काफ़ी केस दर्ज है। ये सिविलियन किलिंग इन्वॉल्व था। उसमें से इम्तियाज़ है एक जो था, जो सॉकल्ड अपने आप को AGH का चीफ मानता था। बुरहान कोका के मरने के बाद इसको चार दिया गया था। मेरा ये पहला मीडिया इंटरेक्शन है। चिनार कोर टेक ओवर करने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू के साथ से मैं वापस कश्मीर में 20 महीने के बाद में आया हूँ। और यहाँ आने के बाद में मैंने एक नई एनर्जी, नई स्फूर्ति, नई एफर्ट देखी है, जिसके अंदर गवर्नमेंट की सभी आर्म्स, मीडिया, सिविल एडम, सिक्योरिटी फोर्सेस, आप सब मीडिया खुद लग करके एक जम्मू एंड कश्मीर को एक बेहतर जगह बनाने के लिए आप तत्पर हैं। मगर एक चीज़ और देखने में आई है कि जो साउथ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर है, सेंट्रल कश्मीर के कुछ हिस्सों के अंदर एक साइकिल ऑफ वायलेंस अभी भी चल रहा है। उसको कंट्रोल करने की काफ़ी कोशिश जारी है और मैं समझता हूं कि इसकी तरफ एक हमें बेहतर सिटीजन एंड सिक्योरिटी फोर्सेस की कनेक्ट की ज़रूरत है। इसके 2 रास्ते हमने प्लान करे हैं जिसके ऊपर हम चलेंगे। पहला रास्ता है कि हम रिक्रूटमेंट को रोकेंगे। हमारी सारी कोशिश रिक्रूटमेंट को रोकने के लिए होगी। और दूसरी कोशिश होगी जिसके दौरान जो नेटवर्क इस रिक्रूटमेंट को चलाता है, जो ये OGW का नेटवर्क है, सोशल मीडिया, ऑनलाइन मीडिया का सिस्टम है रिक्रूटमेंट का, रेडिकलाइजेशन का, हम उस पर ज़्यादा गौर करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि इस नेटवर्क को निकाला जाए। इसके दौरान हमें आपसे सिर्फ यही गुजारिश है आवाम से कि हमारी मदद करें। जो हमारे कश्मीरी बच्चे रेडिकलाइज करे जाते हैं, जो लोग रेडिकलाइज कर रहे हैं, उनसे उनको बचाएं। इस कुछ महीने के दौरान मैंने ये भी देखा है, कई परिवार अपने आप सामने आते हैं और वो ये रिक्वेस्ट करते हैं हमसे कि हमारा बच्चा गलत राह पे चल रहा है, उसको हमारे गांव से अलग ले जाइए, भले ही दूसरी जगह पे ले जाके जाएं, हो सके तो कुछ समय के लिए जेल में डाल दें उसको, ताकि वो इस गलत रास्ते के ऊपर ना चल सके। तो मेरी दरख्वास्त है, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है आवाम के साथ कि हमारी मदद करें, सिविल एडम की मदद करें, सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद करें, ताकि ये जो रिक्रूटमेंट का साइकिल है ये बंद हो और हमारा कश्मीर एक अग्रसर रास्ते के ऊपर, प्रगति के रास्ते के ऊपर
पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के रास्ते के ऊपर चले। मैं जम्मू एंड कश्मीर पुलिस लेड ये 24 घंटे के अंदर जो ऑपरेशन हुआ है, जिसमें 7 टेररिस्ट मारे गए हैं, इसके अंदर जम्मू कश्मीर पुलिस के सभी अधिकारियों का, जवानों का और इनके साथ सहयोग में लगे हुए सीआरपीएफ और राष्ट्रीय राइफल के जवानों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। एक बहुत ही सेंसिटिव समय आया जब मस्जिद के अंदर, मस्जिद वो जगह है जहां पे इबादत करी जाती है, दुआएं मांगी जाती हैं, ऊपर वाले को याद किया जाता है। ऐसी जगह पर घुस करके जो रेडिकल वायलेंस के साथ जाने वाले लोग, उनके लिए वो स्थान नहीं है। मगर फिर भी जैसा आईजीपी साहब ने बताया, बहुत ही एहतियात बरता गया। आईजीपी साहब खुद, जीओसी विक्टर साहब खुद मौके के ऊपर मौजूद रहे। इनफैक्ट इस पूरे वायलेंस के अंदर हमारे कई जवानों को चोटें आई, मगर ये एक हमारे कल्चर का हिस्सा है। जो दुआ इबादत की जगह होती है, हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं। हम सब कश्मीर के अंदर हों चाहे पूरे हिंदुस्तान के अंदर हों, हर जगह हम लोग ये चाहते हैं कि एक इबादत की जो जगह है उसको प्रॉपर रिस्पेक्ट होनी चाहिए। इसके लिए हमारे जवानों को इंजरीज उठानी पड़ी। हमारे सभी जवान सेफ हैं। सारे ऑपरेशन को अच्छी तरह कंक्लूड करा गया है और मैं फिर से सभी सोल्जर्स को जो इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे, उनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। अभी मैं जो ऑपरेशन की डिटेल है उसके बारे में बताने के लिए आईजीपी साहब को बताऊंगा और फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि मौके के ऊपर कैसे ऑपरेशन हुआ, उसके लिए हमारे जीओसी साहब जनरल राशिम बाली उसके बारे में जो स्पेसिफिक डिटेल्स हैं वो बताएं। अब मैं क्योंकि डिटेल आपको ब्रीफ में पहले बता चुका हूँ, तो मैं जीओसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बताएं। अस्सलाम वालेकुम सबको। जैसे आपको पता है, पहले मैं आपको बहुत ही छोटे में शोपियां के बारे में बताता हूं। जैसा कि कोर कमांडर साहब बता ही रहे थे कि ये बहुत ही एक संजीदा सा ऑपरेशन था और जब से मैं यहाँ पर आया हूँ मैं आपको ये भी बताता रहा हूँ कि कोर कमांडर साहब और नदन आर्मी कमांडर साहब बार बार 2 ही चीज़ों पे एम्फसाइज करते रहे हैं। पहला ये है कि लोकल सेंटीमेंट की पूरी इज्जत करनी है। नंबर 2, मिनिमम फोर्स का इस्तेमाल करना है और मिनिमम कोलैटरल डैमेज होने देना है। तो ये 3 कोई भी बुनियादी ऑपरेशन में मेरे सिद्धांत रहते हैं और आईजीपी साहब के साथ हम मिलके अपनी तफ्तीश बनाते हैं। अब क्योंकि इस केस के अंदर शुरू में ही टेररिस्ट जो हैं मस्जिद के अंदर चले गए थे, तो आईजीपी साहब और मैं खुद मौके के ऊपर गए हैं। वहाँ पर शोपियां पुलिस, सीआरपीएफ और 44 RR डटी हुई थी मौके के ऊपर। अब अगर हम इस सिचुएशन को ठीक तरह से एनालाइज करते हैं तो क्लियर कट हो जाता है कि हमने शुरुआत करी है सबसे पहले मौलवी साहब को अंदर 2 बारी भेज के। मौलवी साहब खुद गए हैं, उन्होंने दरख्वास्त करी है अंदर टेररिस्ट से कि आप बाहर आ जाइए। उसके बाद हम लोगों ने उसके भाई को दोबारा रात को तकरीबन 12 बजे एक बारी फिर भेजा है। दोबारा उसके भाई को हमने तकरीबन 1:30 बजे एक बारी फिर भेजा है और आखिर में सुबह के टाइम उसके माँ बाप को भी हमने एक बारी मौका दिया अंदर जाने के लिए। तो हर तरह की कोशिश करी गई है, जैसे मैं आपको पहले भी बताता रहा हूँ, कि अपने कश्मीरी भाइयों का हम सरेंडर ले सकें। पर जब हमारे को जवाब नहीं मिला है, फिर हमने धीरे से पहले ऑटोमेटिक फायर और उसके बाद ग्रेनेड तक का हमने इस्तेमाल किया है, छोटे वाले ग्रेनेड। और कोर कमांडर साहब का बार बार हमारी तरफ यही पैगाम आ रहा था कि मेरे को इससे ज़्यादा और कोई फोर्स का वहाँ पर इस्तेमाल नहीं चाहिए, ताकि जो पाक जगह है उसको पाक ही रखा जा सके। इसी हालात के अंदर क्योंकि हमारे ट्रूप्स जो हैं बड़े रिस्ट्रेन के साथ अपने आप को ऑपरेशन करना पड़ रहा था, उसकी वजह से उनको स्प्लिंटर इंजरीज हुई हैं। और बहुत ही बहादुरी से लड़ते हुए 44 RR शोपियां पुलिस ने फाइनली सुबह 5 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया है और उसके बाद अभी तक मौके पर मस्जिद के अंदर डिप्लॉयड हैं, ताकि मस्जिद को साफ करके जितना उसको हम रिस्टोर कर सकते हैं उसको रिस्टोर कर बिल्कुल ठीक हालत में वापस दोबारा सोसाइटी को दे सके। तो ये था आपकी पहली ऑपरेशन। और दूसरी ऑपरेशन, जैसे आईजीपी साहब ने बताया, 42 RR ने जनरल एरिया त्राल में एक गांव जिसका नाम नोबुग है वहां पर अंजाम दी है।
अगेन इसकी इंटेलिजेंस जो है हमारे को जेकेपी से मिली है और वो हाइड आउट एक ओपन इलाके के अंदर था। 42 RR ने बहुत ही एहतियात बरतते हुए बिल्कुल मिनिमम फोर्स यूज़ करके वहाँ पर 2 टेररिस्ट को मार गिराया है। और ये जो एक टेररिस्ट जो गिरा है ये 2019 विंटेज का है और ये सरगना था एक काफ़ी इम्पोर्टेंट ग्रुप का। सो ये दोनों ऑपरेशंस तकरीबन जाके 11:30 बजे तक ख़त्म हो गई हैं। उस इलाके में भी त्राल में भी सफाई और उस इलाके का पूरा हाइड आउट वाली लोकेशन को चेक करना, क्लियर करना, वो सारी ऑपरेशन ख़त्म हो गई है। आप सबके ज़रिए मैं आवाम को साउथ कश्मीर में दोबारा ये भरोसा कोर कमांडर साहब के बिहाफ पे देना चाहूँगा कि विक्टर फोर्स जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ कमिटेड है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग वापस मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं उतने बच्चों को सरेंडर लेके वापस लाने के लिए, पर अगर हमें मजबूर किया जाएगा और अगर हमारे पास चारा ही नहीं होगा तो हमारे को फोर्स को एक ठीक तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा। आप लोग पिछले 6 मंथ से एक ट्रेंड देखते होंगे कि ये इंटरचेंज कर रहा है, फ्रीक्वेंटली कर रहा है। जो आज शोपियन में 5 मारा गया है उसमें हमारे लिस्ट में 2 HM का है, लिस्ट में कैटेगराइज मिलिटेंट HM लिस्ट में, आदिल LET लिस्ट में, जो हर एक सिक्योरिटी फोर्स को ये सेपरेट किया जाता है। लेकिन AGH के ग्रुप के साथ ये चलता था। इसके पहले भी देखे होंगे कि जहाँ नौगाम में अटैक हुआ था उसमें अलबदर का भी था, LET का भी था। तो इनका ज्वाइंट मीटिंग, ज्वाइंट एक्शन प्लानिंग का चलता है और इसी के चलते हम लोग को खबर भी जल्दी मिलती है। और थोड़ा अभी जैसे आप देखते होंगे कोई LET का टेररिस्ट है तो JS वाले के साथ भी मूवमेंट कर रहा है। ये नया पैटर्न है, मैंने आप लोगों को पहले भी शेयर किया था कि नया पैटर्न इमर्ज कर रहा है। तो ये कोई नई बात नहीं है कि एक ग्रुप में अगर 5-6 टेररिस्ट मारा जाता है या पकड़ा जाता है तो उसमें 2 डिफरेंट आउटफिट को हो। दूसरी बात है जैसा आप बोले कि AGH का फिर से रिवाइव हो गया है, तो अलबदर भी खत्म हो गया था ऑलमोस्ट, लेकिन अलबदर का कुछ रहता है, कुछ इनके ओरिजिनल रहते हैं। बाद में उसको पाकिस्तान से फंड मिलता है, उसको इंस्टिगेट करता है, उसको फिर उनके स्ट्रक्चर सपोर्ट स्ट्रक्चर को बढ़ाया जाता है और फिर नए खराब जो नए कैडर को तैयार करते हैं। शोपियन में अभी तक 5 में से 4 का आइडेंटिफिकेशन हो गया है। एक मुजम्मिल मंजूर तांतरे है जो अगस्त 2019 से एक्टिव था। दूसरा है आदिल अहमद लोन है, यह जुलाई 19 से एक्टिव है। तीसरा है यूनिस अहमद खांडे, यह नवंबर लास्ट ईयर से एक्टिव है। चौथा टेररिस्ट है बासिक इस्माइल बख्शी और ये जून लास्ट ईयर से एक्टिव है। जहाँ तक एक आइडेंटिफाई नहीं हुआ 5 में से, जो नुरबुक त्राल का टेररिस्ट है 2 में से एक आइडेंटिफाई हो गया, इम्तियाज अहमद शाह, यह अप्रैल 2019 से एक्टिव है, रडसुना त्राल का है। इसके खिलाफ काफ़ी FIR लॉज है, ये किलिंग में इन्वॉल्व है और बहुत सारे किलिंग का इसको जिम्मेदारी दिया गया है। और जैसा मैंने कहा इसको एक ये भी टारगेट दिया गया था, जब कन्वा यात्रा के आती है तो ये NH पर अटैक करने का टारगेट दिया गया था। देखिए सिंपल बात है, आप लोग एनालिसिस किए होंगे, जो जनवरी से ट्रेंड चला है कि ये सॉफ्ट टारगेट को अटैक कर रहा है। चाहे ये जो अपना श्रीनगर में 2 सिविलियन पर अटैक किया था, पुलिस वाले हमारी दुकान पर खड़े थे वहाँ पर अटैक किया था सॉफ्ट टारगेट को, तो यात्रा भी एक सॉफ्ट टारगेट होता है। लेकिन जैसा मैंने पहले किया कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट हम लोग इतना फुल प्रूफ रहेगा, अटैक नहीं कर देंगे। अटैक की बात दूर है, इसके हाइडआउट में घुस को मारेंगे वहीं पर। देखिए आप लोग, मैं बार बार कहता हूँ, मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट SP को रिटर्न ऑर्डर लिख के दिया है। कोई ये शर्माने छिपाने की बात नहीं है, क्या करना है पुलिस को, क्या करना है मीडिया को। मेरा कहने का मतलब ये था, ये सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल कोर्ट का भी ये जजमेंट है, वर्डिक्ट है कि लाइव इनकाउंटर पर लाइव कवरेज आपको नहीं करने दिया जाएगा। क्यों नहीं करने दिया जाएगा? पहला ये है, अगर बुलेट आती है मिलिटेंट का या सिक्योरिटी फोर्स का तो आपको भी लग सकती है। दूसरा कारण है कि हमारे फोर्स ट्रूप जो फाइटिंग कर रहे हैं वो डिस्ट्रैक्ट होगा। आप फोटो खींचेंगे तो वो डिस्टर्ब होगा, हो सकता है कि उससे अटेंशन डाइवर्ट हो जाए, टेररिस्ट का उस पर फायर आ जाए। तो हमारे जो बोनाफाइड ड्यूटी है उसमें आप इंटरफेयर कर रहे हैं, इसलिए नहीं करना पड़ेगा आपको। तीसरा है कि उस लाइव कवरेज से अगर और कहीं लॉ एंड प्रॉब्लम हो जाए, लोग इंस्टिगेट हो जाए, तो ये सारी। चौथा है कि इससे इंटरनल सिक्योरिटी पर इम्पैक्ट पड़ता है। ये कानून का वेल वेटेड, लीगली हम लोग वेल वेटेड करके आपको एडवाइस दिए और अपने SP को इंस्ट्रक्शन दिए कि आप लोग नहीं करेंगे। दूसरा बात है इनकाउंटर साइट पर आप लोग नजदीक नहीं जाए। आप लोग शिकायत करते हैं कि पुलिस वाले हमको पिटाई करता है, आप वीडियो भी रिलीज करते हैं, तो आप क्यों जाते हैं इनकाउंटर साइट पर जहां फायरिंग हो रही है? आप वेट कीजिए, बाहर कीजिए, आपको डिस्ट्रिक्ट SP वहां पर जाकर आपको ब्रीफ करेंगे आपको।